गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, हाल में रेलवे में माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए और रेल बिजनेस को बढ़ाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए ई रेल कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी ई सहज पोर्टल, ऑप्शन सी एफबीडीपी, ऑप्शन डी दर्पण। उत्तर को गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एफबीडीपी। आइए अब हम एफबीडीपी के बारे में विस्तार से देखते हैं कि एफबीडीपी क्या है। एफबीडीपी फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की सेवा शुरू होने के बाद मालगाड़ियों की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा के शुरू होने के बाद में जो व्यक्तियों का पहले बहुत ज़्यादा समय हमारा खपत हो जाता था कि हम रेलवे स्टेशन पर जाते थे, वहाँ पे फिर हम जाके अपना सामान लेकर जाते थे और सामान को लेकर ले जाना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता था। तो इस पोर्टल की शुरुआत होने से हमारा समय भी बचेगा और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पोर्टल की विशेषताओं पे एक नज़र डालते हैं, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या कुछ खास है इसमें। इस पोर्टल में आपको अपने सामान का जो भी सामान आपको भेजना होगा उसका पंजीकरण करना आसान हो जाएगा और जो कस्टमर्स होंगे, ग्राहक होंगे, उनके लिए इसमें एडवांस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कमोडिटी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए एक अलग से पेज रखा गया है। इसमें आपको प्रोफेशनल्स का सपोर्ट मिलेगा और आसानी से उपयोग होने वाले टूल व सेवाएं आपको उपलब्ध होंगी और लॉजिस्टिक पार्टनर्स का स्वागत होगा। आइए अब हम अपनी वीडियो के दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर को हाल में किस राज्य में उत्कृष्टता का पहला पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए झारखंड। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। झारखंड राज्य के मांगो नगर निगम के अंतर्गत संजय धरा के आवास को उत्कृष्टता का पहला पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 22 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इस योजना का लक्ष्य पूरे 2022 वर्ष तक के प्रत्येक परिवार को स्वयं का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकानों में रहने वाले और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एलआईजी लो इनकम ग्रेड तथा एमआईजी माइग्रेटेड इनकम ग्रुप के लोगों को, व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जाएगा। झारखंड की राजधानी है वो क्या होगी? रांची। और झारखंड के नृत्य की अगर हम बात करें तो झारखंड का जो नृत्य है उसमें संतालों के लोक नृत्य, खड़िया लोक नृत्य, उरावो, मुंडारी, खदानी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। और झारखंड का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है छऊ नृत्य। छऊ एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में लोकप्रिय है। इस नृत्य के 3 प्रकार हैं। पहला है सैरेकेल्ले छऊ, मयूरभंज छऊ और परुलिया छऊ। आइए अब हम वीडियो का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, आईएफएफआई के 51वें संस्करण में अंतरराष्ट्रीय जूरी के रूप में किन देशों के फिल्म निर्माताओं को शामिल किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, श्रीलंका, ऑप्शन बी सूडान, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी मलेशिया और दुबई। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए। आइए अब हम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में कुछ देखते हैं कि इसमें जूरी के रूप में जिन देशों को सम्मिलित किया गया है उनका क्या रोल है और इसमें क्या क्या होगा खास। आईएफएफआई के संस्करण में शामिल देश अर्जेंटीना और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रिया, भारत और बांग्लादेश हैं। इस महोत्सव में 5 देशों को शामिल किया गया है जूरी के रूप में। आईएफएफआई का आयोजन 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा में होगा। यह फेस्टिवल मेहरुनिशा के वर्ल्ड प्रीमियर का गवाह बनेगा और संदीप कुमार की फिल्म का प्रीमियर मध्य पूर्व में होगा। इस फेस्टिवल का समापन क्यूसी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ अ स्पाई के साथ में होगा। इस आयोजन में जूरी के चेयरमैन पाब्लो सेंसर अर्जेंटीना से, प्रसन्ना बीथानेज जो कि श्रीलंका से हैं, अबू बकर साकी जो ऑस्ट्रिया से हैं और प्रियदर्शन भारत से हैं, सुश्री रुबियत हुसैन जो बांग्लादेश से हैं। ज्यूरी में शामिल होने वाले सदस्यों की अगर हम बात करें तो जो पाब्लो सेंसन है वो एक अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता हैं। इनके द्वारा प्रशंसित फिल्में जो है वो फिल्मों में इक्विनेस, द गार्डन ऑफ द रोज,
लॉस डाइजेसिस डी अगुआ और एफ्रोडाइट गार्डन ऑफ द परफ्यूम बनाकर इन्होंने अफ्रीकी सिनेमा में अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। प्रसन्ना बीथानेज की बात करें तो वो एक श्रीलंकाई फिल्म निर्माता है और उनको श्रीलंका सिनेमा की तीसरी पीढ़ी के अग्रदूतों में एक माना जाता है। उनकी फिल्म है डेथ मून 1997, अगस्त सन 2003, फ्लावर ऑफ द स्काई 2008, विद यू विदाउट यू 2012। अबू बकर शाकी, जिनको एबी शाकी मिस्र ऑस्ट्रियाई लेखक और निर्देशक हैं, इनकी फीचर फिल्म योमे डेडिन को 2018 कांस्य फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए चुना गया था और मुख्य प्रतियोगिता अनुभाग में ये स्क्रीन करेगा और पॉम डी रो और के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। अगर हम रुबियत हुसैन इसकी बात करें, जो एक बांग्लादेशी फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं, वो महराजन निर्माणाधीन और बांग्लादेश में निर्मित फिल्मों के लिए उल्लेखनीय है। प्रियदर्शन, जो कि एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं, जिन्हें 3 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 95 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है और मुख्य रूप से मलयालम और हिंदी में, जबकि तमिल में 6 और तेलुगु में 2 फिल्में की हैं। आइए अब हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हाल में पश्चिम बंगाल में अंतरदेशीय जल परिवहन में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। 10.8 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 10.6 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 10.5 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 10.7 करोड़ डॉलर। तो उत्तर आप लोग गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा 10.5 करोड़ डॉलर। आइए इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। इस परियोजना पर हस्ताक्षर भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के द्वारा किए गए हैं। हुगली नदी कोलकाता में गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरक नदी है, जो कोलकाता बंदरगाह को ज्यादा खपत वाले बड़े केंद्रों से अलग करती है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 चरण होंगे। पहले चरण में इस परियोजना से अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा में सुधार होगा। मौजूदा घाटों के पुनर्वास सहित उन्नत डिजाइन की नई फेरी खरीदी जाएंगी और 40 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में टर्मिनलों और घाटी सहित यात्री आवाजाही के लिए दीर्घकालिक निवेश को समर्थन दिया जाएगा। सबसे ज्यादा खतरनाक और व्यस्त रूटों पर पारगमन बिंदुओं पर रात्रि परिवहन सुनिश्चित होगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD से 10.5 करोड़ डॉलर के खर्च की परिपक्वता अवधि 7 साल की छूट अवधि के साथ 17 साल। 5वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल में DRDO और महाराष्ट्र मेट्रो के बीच किस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए है बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी एम्बेडेड सिस्टम, ऑप्शन सी रिकंस्ट्रक्शन मेथड, ऑप्शन डी मैकाट्रॉनिक्स। तो इसका आप लोग उत्तर गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी यानी कि ऑप्शन ए। आइए अब हम बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारत सरकार की प्रमुख अनुसंधान एजेंसी और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। इस तकनीक का उपयोग मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए किया जाएगा। यह तकनीक पहले से ही भारतीय रेल में इस्तेमाल की जा रही है। DRDO की बायोडाइजेस्टर एक स्वदेशी हरित और कम लागत अधिक प्रभावी तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग जम्मू और कश्मीर में हाउस बोटों में मानव अपशिष्ट को समापन के लिए उपचार के लिए किया जाए। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप को अलग करने में किस देश ने सफलता हासिल की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर रूस। इसका जवाब लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। तब तक आपको एक जानकारी दे देता हूं। यहां पर देखिए, कोरोना वायरस है, इसका नया स्ट्रेन है, वो सबसे पहले ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला और इसका प्रभाव इतना नहीं है, लेकिन ये संक्रमण तेजी से फैलाता है। संक्रमण बहुत तीव्रता के साथ में फैलता है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है और
इसने जो मूल कोरोना वायरस था उसको प्रतिस्थापित करके और एक नए स्ट्रेन के रूप में कोरोना वायरस को एक नया आकार, नया स्वरूप दे दिया। और उसी नए स्वरूप को अलग करने में आईसीएमआर ने सफलता हासिल की है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। आईसीएमआर ने यह उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए आईसीएमआर ने ब्रिटेन से लौटे संक्रमितों के सैंपल की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे बेस्ड एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर इसकी जांच की और वेरोसेल लाइन पद्धति से इसको अलग किया। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। तो कह सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हम देखें तो भारत आज के दिन टेक्नोलॉजी में भी विश्व में अन्य किसी देशों से कम नहीं है। जो अपने आप को डेवलप कंट्रीज मानते हैं, भारत उनसे कम नहीं है। अगला प्रश्न है 7वां। वर्ष 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रथम विदेश यात्रा किस देश की रही? वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस या रूस? इसका जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलंका। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने, जो कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के समकालीन हैं, समकक्ष हैं, उनसे वे मुलाकात करेंगे इस दौरान। और ये जो यात्रा रहेगी ये आपकी 2 दिवसीय यात्रा है, यानी 5 से 7 जनवरी 2021 के दौरान ये श्रीलंका के दौरे पर हैं। तो ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी बार परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि इस साल के प्रारंभ में रक्षा मंत्री की, विदेश मंत्री की या फिर प्रधानमंत्री की, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कुछ, जिनके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनकी प्रथम विदेश यात्रा कौन सी रही। तो यहां पर हमने बात करी है विदेश मंत्री की, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सिन कोरोना वायरस वैक्सीन के 500 मिलियन डोज के लिए भारत बायोटेक के साथ एमओयू साइन किया है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ब्राजील, जर्मनी, स्वीडन या नॉर्वे। गैस करके फटाफट इसका आंसर लिखिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि ब्राजील। ब्राजील ऐसा देश है जिसने शुरुआती तौर पर कोरोना वायरस के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई और उसका परिणाम ये निकला कि अमेरिका के बाद सर्वाधिक जो मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसमें ब्राजील दूसरे पायदान पर है। ब्राजील में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की। और आज भी यहाँ के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक के लिए देखा जाए तो कोरोना वायरस है वो सबसे ज्यादा फैल रहा है, अभी भी वहां पे फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए वैक्सीन की जरूरत है। और इसके लिए भारत बायोटेक के साथ में ब्राजील ने ये समझौता किया है कि 500 मिलियन डोज हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि हम कोरोना वायरस पर प्रतिबंध लगा सकें। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ब्राजील की कैपिटल क्या है? कमेंट करके फटाफट बता दो। और यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ की मुद्रा क्या है? जो भी आप जानते हैं ब्राजील के बारे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आपको क्या क्या पता है वो कमेंट में आप लिखिए, ताकि अन्य जो लोग हैं, अन्य जो विद्यार्थी हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं, उनको भी उसका लाभ मिले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल ही में किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन के स्तर पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या कोसी? इसका सही जवाब लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि यमुना नदी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे सीपीसीबी कहा जाता है, ने दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली की अध्यक्षता में इस समूह का गठन किया है। यमुना नदी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है दिल्ली और हरियाणा की वजह से, क्योंकि यहां पर जो औद्योगिक प्रदूषण है उसको बिना ही निष्पादन के और बिना ही उसको किसी संयंत्र के सीधे के सीधे यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से यमुना नदी में सर्वाधिक अमोनिया नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ रही है। और अमोनिया नाइट्रोजन की मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और इसको नियंत्रण करने के लिए एक अध्ययन समूह और एक निगरानी समूह
जो गठन है वो कर दिया है। और इसके लिए यह भी प्रतिबंध कर दिया गया है कि ये समिति है, ये 1 महीने में अपनी रिपोर्ट है वो सीपीसीबी को देगी। अगला प्रश्न है 10वां, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, किस राज्य को अनार की टोकरी के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। विकल्प है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में सोलापुरी अनार को जीआई टैग देने की खबरें चर्चा में हैं, बिकॉज सोलापुर का जो अनार है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर को अनार का हब कहा जाता है, पोमीग्रेनेट हब कहा जाता है। किसको? सोलापुर को। और अनार की टोकरी कहा जाता है महाराष्ट्र को। इसके अलावा नागपुर के संतरे भी बहुत फेमस हैं महाराष्ट्र में, याद रखना, संतरे के लिए भी नागपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं इस अनार की किस्में कि सोलापुर में कौन कौन सी अनार की किस्में उगाई जाती हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गणेश और भगवा। दोनों ही किस्में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।